राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने सिनेमाटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी। गोविंद निहलानी, जाने माने सिनेमाटोग्राफर और फिल्म मेकर गोविंद निहलानी का जन्म सिंध प्रांत में हुआ। विभाजन के बाद वो भारत आ गए। टीवी और सिनेमा के साथ लगभग 4 दशकों से जुड़े गोविंद निहलानी एक कुशल पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं। सिनेमेटोग्राफी में बाकायदा प्रशिक्षित गोविंद निहलानी ने अपने करियर की शुरुआत दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति के असिस्टेंट के रूप में की थी। आगे चलकर सार्थक सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार श्याम बेनेगल की फिल्मों में उनकी फोटोग्राफी ने नए अर्थ उभारे। एक स्वतंत्र फिल्मकार के रूप में उनकी पहली फिल्म आक्रोश थी, जिसने फिल्म कला के नए मुहावरों को मजबूत जगह दी। सरकार ने तुम्हारी मदद के लिए लगाया है मुझे। तुम्हारे खिलाफ का वकील दूसरा है, मैं तुम्हारा वकील हूं। इसलिए मुझसे तुम्हें साफ साफ और सच बात कहनी है। अपने वकील से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं। बदलते वक्त के साथ गोविंद निहलानी ने प्रासंगिक विषयों पर भी फिल्में बनाई, जो दर्शकों और समीक्षकों दोनों का ही समर्थन हासिल करती रहीं। मैं सब जानता हूँ ये किसकी शरारत है। मैं मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तुमने सारा खेल चलवाया है। मैं तुम्हारा पर्दाफाश कराऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। गांधी जी कहते हैं मुल्क की लाश पर बटेगा। मैं सब जानता हूँ ये किसका काम है, ये किसकी शरारत है। मुल्क मेरी लाश पर बटेगा। मैं मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा। मैं सब जानता हूँ ये किसकी शरारत है। गोविंद निहलानी ने हमारे साथ मुलाकात में अपनी जिंदगी के कुछ अनजाने पहलुओं पर रोशनी डाली। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू। गोविंद जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप कराची में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ आपका जन्म हुआ, लेकिन बचपन आपका कैसा गुजरा, जिसमें क्या आपको लग गया था शुरू में ही कि आप फिल्मों में या कला के इस काम में लगेंगे? जब हमारी फैमिली पाकिस्तान से, कराची से हिंदुस्तान आई और वो उदयपुर में उन्होंने निवास किया, वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट आर्ट में शुरू हुआ। आर्ट में, क्योंकि नज़दीक में ही एक महाशय थे जो ड्राइंग्स, पेंटिंग्स वगैरह सिखाते थे, तो मुझे उसमें बहुत शौक़ हो गया। और मेरे कज़न थे जो फोटोग्राफी करते थे, स्टिल फोटोग्राफी। तो वहाँ मैं उनको भी देखता था, तो मुझे दोनों चीज़ों में ज़रा रुचि आ गई, फोटोग्राफी और ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह। तो उसमें फिर वो एक सेंसिबिलिटी डेवलप होने लगी आर्ट के बारे में, जो आगे चल के फिर जब सिनेमाटोग्राफी शब्द सुना मैंने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि सिनेमा, आई यूज्ड टू एंजॉय मूवीज़, तो मूवी और फोटोग्राफी जो मैं करना चाहता था, तो उसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। So I decided to go for it. और ये सब उदयपुर में हो रहा था? उदयपुर में। आपका परिवार किस तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि से? हमारा परिवार सिंधी है, बिजनेस करते हैं हमारे परिवार में। और इनफैक्ट मैं जो है वो अपने परिवार की पहली एजुकेटेड जनरेशन। पहले वो तो ट्रेडिशनली एजुकेटेड थे। मेरे फादर वगैरह हिंदी, संस्कृत वगैरह बोलते थे। हमारी फैमिली को एक संस्कृत स्कूल चलाती थी पाकिस्तान में। अच्छा। जी हाँ। लेकिन यानी मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से, जिसमें अंग्रेजी वगैरह, साइंस वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं, उस लिहाज से मैं इस अपनी फैमिली का पहला मेंबर हूँ। मुझे, जैसा कि आपने कहा कि बचपन में ही स्टिल फोटोग्राफी को लेकर एक माहौल था और जो आपको एक थोड़ा एक्सपोजर मिला, आपने किस विषय में दिलचस्पी दिखाई होगी सिनेमाटोग्राफी में एंटर करने के लिए? सिनेमाटोग्राफी तो शुरू से ही, जब स्कूल में थे तब से सिनेमा के लिए एक लगाव था। और स्टिल फोटोग्राफी मैं कज़न के साथ होता था। लेकिन पहला कैमरा जो है, जो मैंने स्टिल फोटोग्राफी का ख़रीदा, वो मेरे ख्याल से मैट्रिक से पहले था। अच्छा। जी हाँ। हाँ। फिर बाकायदा आपने सिनेमाटोग्राफी की बेंगलोर में। बेंगलोर मैं बेंगलोर गया,
फिल्म वहाँ पर श्री जयचंद राजेंद्र पॉलिटेक्निक करके स्कूल था, पॉलिटेक्निक था। हमें लेबोरेटरी प्रैक्टिस भी सिखाई जाती थी, साउंड रिकॉर्डिंग भी सिखाई जाती थी, एडिटिंग भी सिखाई जाती थी। तो जब कोर्स ख़त्म होने के बाद हम बाहर आए तो फिल्म मेकर बन के बाहर आए, सिर्फ कैमरामैन बन के बाहर नहीं आए। तो हमें पूरा जो है फिल्म मेकिंग की पूरी प्रक्रिया हमें मालूम थी। हमें तो प्रोजेक्शन भी सिखाया जाता था। गोविंद जी, आपको सिनेमाटोग्राफी का काम क्यों आकर्षित करता रहा होगा? आपने कहा कि फिल्में आप देखा करते थे, लेकिन सिनेमाटोग्राफी में ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा आकर्षण था, किन सिनेमाटोग्राफर्स का काम आपको आकर्षित करता रहा होगा? हमारे इंस्टीट्यूट में उनके एक अर्लियर मेंबर थे, स्टूडेंट थे, जो जब हमने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया बेंगलुरु में, तब तक वो बहुत मशहूर हो चुके थे। ही वॉज अ काइंड ऑफ लेजेंड इन आवर स्कूल एंड हिज नेम वॉज मिस्टर वी.के. मूर्ति, जिन्होंने गुरुदत्त की सभी फिल्में की, और उनका काम हमें बहुत अच्छा भी लगता था। मैं जो भी हूँ इस वक्त, जितनी भी काम में मेरी काम में कुछ क्वालिटी है तो वो मूर्ति साहब की वजह से है। और एक बार वो जो रिश्ता शुरू हुआ वो अब तक कायम है। बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रखेंगे। अभी लेते हैं छोटे से ब्रेक। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने सिनेमाटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी के साथ। वो जो मीटर उन्होंने मुझे दिया लाइट मेजर करने का, वो मीटर था जिस पे कागज़ के फूल शूट हुई थी, जिस पे साहब बेबी और गुलाम शूट हुई थी। वो मीटर हाथ में रखते मेरे तो रोमांच हो गया कि ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म शूट होने के बाद इस सेम मीटर पे मैं अपनी पहली फिल्म शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने सिनेमाटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी के साथ। गोविंद जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि जिस इंस्टीट्यूट में आप सिनेमाटोग्राफी सीख रहे थे, वहाँ सिर्फ सिनेमाटोग्राफी ही नहीं बल्कि पूरी तरह से एक मुकम्मल फिल्मकार की तरह आपको, और खास एम्फेसिस रखते हुए कि टेक्निकल चीज़ों पर एक डिटेल जानकारी, लेकिन बाकी भी आप एक फिल्म बना सकते थे। ये जानना मेरे लिए एक जिज्ञासा का विषय है कि वी.के. मूर्ति, जो कि खुद एक मेन स्ट्रीम और पॉपुलर उनकी फिल्मों का जो ईडीएम है उसके सिनेमाटोग्राफर थे, आपने जब चुना तो कहा जा सकता है कि ऑफ बीट सिनेमा से, और आपकी पहचान प्राइमरली एक ऑफ बीट जो कोट एंड कोट आर्ट सिनेमा कहा जाता है उसके साथ शुरू से लेकर अब तक कंसिस्टेंसी के साथ, ये जब आपने चुनाव किया कि आपको किधर जाना है तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी? वो एक सर्कमस्टेंसेस की बात है, क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट में था, उसके बाद फिर बम्बई आया, फिर मूर्ति साहब के साथ काम शुरू किया, तो उस वक्त गुरुदत्त जो थे, डायरेक्टर गुरुदत्त, जिनके साथ मूर्ति साहब के गहरे संबंध थे और उन्होंने मूर्ति साहब ने उनकी सब फिल्में फोटोग्राफ की थी, वो मेन स्ट्रीम में तो काम करते थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनके सब्जेक्ट चुनने का तरीका, उनकी शूटिंग करने का तरीका वो मेन स्ट्रीम से अलग था। तो उस वक्त जो है वो नई जनरेशन के डायरेक्टर माने जाते थे, और मूर्ति साहब जो है वो नई जनरेशन के सिनेमाटोग्राफर माने जाते थे। तो क्यों उस वक्त के आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा का वो फ़र्क आया नहीं था। तो मुझे ये सौभाग्य हुआ कि जब मूर्ति साहब की शूटिंग नहीं चलती थी बम्बई में, तो मैं दूसरे कैमरामैन के साथ भी काम करता था, तो मेरे पास टाइम बहुत था, और मुझे साहब उसको इनकरेज करते थे। मुझे साहब कहते थे कि तुम खाली मत बैठो, जहाँ तुमको काम मिलता है वो करो, जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आ जाओ। तो इस वजह से मैंने कमर्शियल फिल्मों में भी काफ़ी असिस्टेंटशिप की अलग अलग कैमरामैन के साथ। मिस्टर जी सिंह जी थे, बहुत अच्छे कैमरामैन थे, और उन्होंने मुझे अपने यूनिट में बहुत प्यार से जगह दी। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो मुझे दोनों किस्म की, एक आर्टिस्टिक टाइप की फ़ोटोग्राफी और एक कमर्शियल टाइप की फ़ोटोग्राफी, ग्लैमर फोटोग्राफी कहा जाए, उसका दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद जो है मेरा संबंध थिएटर के मशहूर डायरेक्टर
सत्यदेव दुबे साहब के साथ जी। वो तो भी ही हैज़ पास्ड अवे, बट उनके साथ हुआ, फिर उनके थ्रू श्याम बेनेगल जी के साथ मेरा हुआ। तो उन्होंने उनके साथ मेरी एडवर्टाइजमेंट फिल्में शुरू हुई, मैंने उनके लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करी। तो जब वो पहली फिल्म बना रहे थे अंकुर, तो उन्होंने मुझे फोटोग्राफी का काम दिया, जो उसमें मैंने जो ट्रेनिंग ली मूर्ति साहब के साथ, जो श्याम बेनेगल साहब जो थे वो गुरुदत्त के कज़न थे और वो मूर्ति साहब को भी जानते थे। तो ये कि मूर्ति साहब से सीखा हुआ लड़का है, वो मेरे लिए एक अच्छी टेस्टिमनी हो गई। और खुद श्याम जी के पिता भी एक स्टिल फोटोग्राफर थे, तो उनके घर में भी हाँ, और क्या था, श्याम जी का जो है वो सेंसिटिविटी बहुत इवॉल्व है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता था कि मुझे भी पेंटिंग्स के साथ बहुत शौक था। फिर मैंने यूरोपियन पेंटिंग्स और ये वो उनके बारे में पढ़ा देखा, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब वो बोलेंगे कि वो रेम्ब्रांट की फलां पेंटिंग की टाइप की फील चाहिए मुझे, आई विल इमीडिएटली गेट इट। मैंने कहा हाँ, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हम उसकी वो दूसरी पेंटिंग को का जो है लाइटिंग स्टाइल उसको फॉलो करेंगे तो शायद इस सीन के लिए वो बेटर रहेगा। तो इट बिकेम अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। गोविंद जी, हर इंसान का फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल होता है। जब आपने मुंबई पहुंचकर वीके मूर्ति को असिस्ट करना शुरू किया, तो क्या चीज़ें बिल्कुल उसी तरह होती गईं जैसे कि आपने सोचा था? कैसा था आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल? क्या सब कुछ आपको मनचाहे ढंग से मिलता गया? ऐसा है कि अच्छा सब चल रहा था। मूर्ति साहब की एक और अच्छी बात यह है कि एक स्टेज आने के बाद उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया कि अब तुम्हें कैमरामैन बनना है, तुम्हारा असिस्टेंटशिप हो गया, अब तुम कैमरामैन बनो। मुझे इनकरेज करते थे इंडिपेंडेंट काम करने के लिए। तो सत्यदेव दुबे साहब ने तेंदुलकर का एक प्ले है खामोश अदालत जारी है, उस पे फिल्म बनाने की सोची और मुझे फोटोग्राफी के लिए कहा। न सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, लेकिन मैं और दुबे जी इसमें को प्रोड्यूसर भी थे। NFDC से पैसे लेके हमने फिल्म बनाई, ब्लैक एंड वाइट में थी। वो डायरेक्टर थे, मैं कैमरामैन था। तो कैमरामैन तो बना। उस वक्त मेरे पास लाइट मीटर भी नहीं था, तो मूर्ति साहब ने अपना लाइट मीटर मुझे दिया कि तुम शुरुआत कर रहे हो, तुम ले जाओ इसको, इससे काम करो। वो और उन्होंने अपना मेरा व्यू फाइंडर भी दिया। वो हमेशा जो शॉट सेट करते थे मूर्ति साहब, हमेशा व्यू फाइंडर से सेट करते थे, मूवमेंट ये वो। तो मेरी भी आदत हो गई थी उसको देखते देखते। तो उन्होंने कहा ये भी लेके जाओ, पिक्चर बनाओ अपनी। वो जो मीटर उन्होंने मुझे दिया लाइट मेजर करने का, वो मीटर था जिस पे कागज के फूल शूट हुई थी, जिस पे साहब बीबी और गुलाम शूट हुई थी। वो मीटर हाथ में रखते मेरे तो रोमांच हो गया कि ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म शूट होने के बाद इस सेम मीटर पे मैं अपनी पहली फिल्म शुरू कर रहा हूँ। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू हायर स्टेज इन माय कैरियर। एंड वहाँ भी मूर्ति साहब का योगदान बहुत बहुत रहा। तो मोटे तौर पर ये माने कि जो आम तौर पर संघर्षशील जीवन होता है, जिसमें बार बार आप उठते हैं और गिरते हैं, बार बार आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं और नहीं मिलता, वैसा आपके साथ नहीं रहा। वो होता ही है। फिल्म इंडस्ट्री चेंज होती जा रही थी, NFDC आ रही थी। फिर थोड़े टाइम के बाद हमारे साथ एक ठप्पा लग गया, ये तो आर्ट फिल्म वाले हैं, आर्ट फिल्म की फोटोग्राफी करते हैं। तो वो भी उसके भी एक रेजिस्टेंस होता है। मुझे कमर्शियल सिनेमा से बहुत ऑफर्स नहीं आए, लेकिन जिसको हम आर्ट सिनेमा कहते हैं उसमें मैंने बहुत फिल्में की। तो उसकी इकोनॉमी अलग रहती है। तो अलग अलग यानी
काम का विस्तार होता रहा, लेकिन जो कमर्शियल फिल्म में कभी कभी जो बूस्ट मिलता है उस तरह का नहीं रहा। लेकिन आर्टिस्टिक सिनेमा में या पैरेलल सिनेमा जिसको बोलते थे, उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने सिनेमाटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी के साथ। श्री राम सेंटर में गए, वहाँ एक किताब की दुकान थी छोटी सी, ऊपर एक नावल पढ़ी थी अकेली, 2-3 किताबें और थी और कोई किताब नहीं थी, खाली था वो शेल्फ। तमस करके नावल थी, मुझे टाइटल पसंद आया। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने सिनेमाटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी के साथ। गोविंद जी, बातचीत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, आमतौर पर दूसरे जो और टेक्निकल फील्ड्स हैं सिनेमा में, उन पर्दे के पीछे के लोगों के बारे में हम नहीं जान पाते। लेकिन सिनेमाटोग्राफर्स की बात अगर करें तो फ्रांस ऑस्टन से लेकर वी.के. मूर्ति से होते हुए गोविंद निहलानी और संतोष सिवन तक हम ये जानते हैं कि किस पर्टिकुलर फिल्म में कौन कैमरा कर रहा है। तो क्या ऐसे में आपको अपने काम को लेकर कभी कोई शिकायत रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सिनेमाटोग्राफी तो अभी तक भी करता हूँ, अपनी सभी फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी मैंने की है। लेकिन इसी की वजह से मुझे जो एक अच्छा मौका मिला वो था रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का। दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू, क्योंकि उनका बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन था। इतनी लोकेशंस, इतने लोग और ये और वो। मेरी रिचर्ड एटनबरो के साथ अच्छा रापो हो गया, और जब मेरा काम आता था कि मुझे अपना यूनिट लेके बाहर जाना है, तो मैं एटनबरो साहब के साथ बैठता था और बोलता था कि ये सीन है आपके, नाउ आप कैसा चाहेंगे मैं उसे शूट करूं, तो आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे बताएंगे। तो वो पूछते थे कि डोंट आस्क मी, आप मुझे ये बताओ आप इस सीन को कैसे शूट करोगे। तो मैं उनको बता देता कि मैं नॉर्मली इस तरह से शूट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, आप बिल्कुल सही करें, आप वैसा ही करो। लेकिन एक चीज़ करना कि वेस्ट में हिंदुस्तान हमारे लिए ऐसा मुल्क है जिसमें लोग बहुत हैं। इट्स पीपल हु आर डोमिनेटिंग दिस नेशन। मैंने कहा एंड गांधी इज अबाउट स्ट्रगल विथ पीपल एंड द एम्पायर। वो एक इंडिविजुअल का स्ट्रगल नहीं है, वो पूरी जनता का स्ट्रगल है उसके साथ। तो अपने फ्रेम्स में वो जनता को भर के रखना। मैंने कहा ठीक है। So I used to do that, and they used to provide me everything that I wanted. What the hell is going on? I don't know, sir. The agent got a telegram, and it just said he is coming. He gave the time of the train. Wait for the officer. Get back, you. Come back there. Out the way. The other way. Other way. Come on, you. Who the devil are you? My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Immediately गांधी के बाद मैंने एक फिल्म बनाई, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं तमस बनाऊं, भीषम दीवार। और तमस एक ऐसी फिल्म है जिसका कैनवास बड़ा है। हालांकि उसका जो एक्शन जो है वो तो एक छोटे टाउन में होता है, लेकिन उसका कैनवास, उसकी फीलिंग जो है वो एपिक की है। और जो मुझे एक्सपीरियंस गांधी में मिला, हैंडलिंग द क्राउड, हैंडलिंग द स्केल, वो मैंने पहले किसी फिल्म में किया नहीं था। उस एक्सपीरियंस की वजह से मुझ में वो हिम्मत आई कि मैं तमस को शूट कर सकूं, और वो तमस
उस टाइप से ही बनी। पार्टीशन का जो इंसिडेंट था उस वक्त मैं बहुत बच्चा ही था, उसका भी मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था। और ये मैंने जैसे ही फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया बेंगलुरु में, तब से मेरी इच्छा बनी कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाऊं। और मैंने कई नॉवेल्स भी पढ़ी इसके ऊपर हिंदी में, लेकिन तमस जब मैंने पढ़ी, मैं गांधी पे काम कर रहा था, दिल्ली में था, श्री राम सेंटर में गए, वहाँ एक किताब की दुकान थी छोटी सी, ऊपर एक नॉवेल पढ़ी थी अकेली, 2-3 किताबें और थी और कोई किताब नहीं थी, खाली था वो शेल्फ, तमस करके नॉवेल थी। मुझे टाइटल पसंद आया, मैंने कहा भाई दिखाओ ये क्या है। जब नॉवेल मेरे हाथ में आई तो मैंने ब्लर्ब देखा, कुछ ऐसा देखा, तो मुझे लगा ये तो पार्टीशन के बारे में है, मैंने ले ली। 7-8 दिन तक वो मेरे कमरे में पड़ी रही, मैंने शुरू नहीं की। एक दिन शूटिंग से जल्दी आ गए, पढ़ना शुरू किया। पढ़ना जो शुरू किया तो मैं छोड़ नहीं पाया उसे। फिर ये डिसाइड कर लिया कि ये सब्जेक्ट बनेगा। मैं देखती हूँ मेरे जीते जी किसी कौन हाथ चलाता है। मैं कहती हूँ हट जाओ तुम लोग, हट जाओ रास्ते से सब। मैं देखती हूँ मेरे जीते जी कौन इसको हटाता है। क्या है जी, क्या कर रही है? रास्ता दो। कहाँ लेके जा रही है आप इसे? ये करीम दीन लगता क्या है आपका? ये मेरा भाई लगता है। ये भाई सब रहने दीजिए बहन जी, कोई किसी का भाई नहीं होता। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, हम खुद निपट लेंगे इसके साथ। क्या निपट लोगे तुम? बहन जी ये गुरुदेव की तलवार है। बहन जी मैं देखती हूँ कोई हाथ लगा कर देखे। बहन जी हट जाओ मेरे रास्ते से। बहन जी मैं कहती हूँ रास्ता छोड़ो, हट जाओ, कहीं भी ना मेरे साथ। बहन जी मैं देखती हूँ, बहन जी मैं कहती हूँ रुक जाओ वहीं, एक कदम भी आगे बढ़ा तो ठीक नहीं होगा। मुझे कई ऐसे कलाकार, फिल्मकार और उस धारा से जुड़े हुए जो हमारे अर्ली 70s में जो धारा शुरू हुई थी सिनेमा की, बात तक जाते जाते उनका एक मोह भंग हुआ इस पूरे काम के साथ। और तब इस सिनेमा को बहुत सारे लोगों ने बाय बाय कहा, कुछ लोगों ने ओवरटली क्रिटिसाइज़ करते हुए उससे अपना किनारा कर दिया। संदर्भ आप जानते हैं। लेकिन आपने बेशक बीच के दौर में कुछ उसमें मिलावट करने की कोशिश की हो, लेकिन पूरी तरह आप मिलाकर। I don't agree with this. It's a very simplistic reading of somebody's work. एक तो ये है कि आक्रोश मैंने 30 साल पहले बनाई थी। Why should anybody expect me to make the same kind of film even today? तो सवाल सेंसिबिलिटी का आ जाता है। कमर्शियल सिनेमा में हर चीज़ उसको सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। हैप्पी एंडिंग चाहिए, गाने चाहिए, कमर्शियल चाहिए, फाइट चाहिए, वो उसका एक फार्मूला है। नहीं, बात ये नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने उस सिनेमा से जिससे मैं शुरू हुआ था, उससे निराश होके मैं इस सिनेमा की तरफ गया, ये बात गलत है। बात सिनेमा की नाकामी की नहीं है, जितनी सिनेमा के साथ जो सपना जोड़ा जाता है। जाहिर है कि सिनेमा समाज के किसी बदलाव में भी एक हल्का सा रोल प्ले करता है, वैसे वर्षा है वो दोनों का आपस में। लेकिन चूंकि हाल के वर्षों में 20 साल पहले अगर आप बराबरी के सपने का टूटना, अगर आप संदर्भ देखें सोवियत रूस के खत्म होने के साथ, तो कहीं पर कलाकार भी जो उस सपने के साथ अपना सपना जोड़े रहता है, वो अलग अलग चीज़ें, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल पीपल। उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलाकार भी उसी दुनिया में रहता है जहाँ पर सडनली सोशलिज्म से ग्लोबलाइजेशन आ जाता, जहाँ सडनली जिस आइडियोलॉजी को लेके लोग कह रहे थे कि समाज को बदल डालेंगे, वो ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रेलेवेंट ही नहीं है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जब रिलेवेंट हो जाती हैं या ऐसा लगने लगता है कि वो रिलेवेंट हो रही हैं, उसमें आपको एक नई तरह से विचार करने का मौका मिलता है। वो विचार नेसेसरीली कंप्रोमाइज़ नहीं होता, वो विचार नेसेसरीली बाज़ार में बिक जाना नहीं होता।
और नॉर्मली हमारे यहाँ जो है उसको सिंप्लीफाई करके बोलते हैं अरे ये तो बिक गया। अरे ये नहीं देखते आसपास क्या हो रहा है और उस आसपास के हालात को देख के वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दिस इज द फेलियर ऑफ अवर ओन, जो कहना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, कि हमारे यहाँ कभी एक सीरियस क्रिटिक उभरा नहीं। तो इसलिए सिंप्लीफाइड चीज़ें हो गई कि ये तो बिक गया, इसने तो कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर दिया, ये तो मिडिल ग्राउंड का हो गया और वगैरह वगैरह वगैरह। एंड दैट इज सैड, दैट इज सैड कि सडनली आप एक आदमी को ब्रांड कर देते हैं और फिर उसके हिसाब से जजमेंटल चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वी हैव येट टू डेवलप a more inclusive and more vision with a depth to understand our own cinema, because we don't relate it to what is happening in the country around us. Country में कुछ भी हो जाए, इस आदमी को तो वैसी ही फिल्म बनानी चाहिए जो उसने पहले बनाई थी। इस तरह का जो विचार है मेरे हिसाब से वो वक्त के साथ नहीं चलता। मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम के लिए हमें इतना वक्त दिया। ये थे जाने माने सिनेमेटोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गोविंद निहलानी। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।